नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम लोग कार्सिनोमा ऑफ स्टमक इस पे हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से किस तरह से स्टमक का कार्सिनोमा या और वो भी कैंसर हो गया है, और पहले उसके स्टेजेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे, और वो उसमें क्या क्या कॉजेज रहते हैं और वो कैसे होता है ये पहले देखेंगे। और लास्ट स्टेज में तो कोई भी नहीं बचा सकता है, लेकिन जब पूरा मेटास्टेसिस हो गया है, पूरा बढ़ गया है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोग को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। हम लोग आयुर्वेद के चिकित्सक लोग हैं ना, कोई भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए कि इसका इलाज कहाँ लिखा है। आयुर्वेद में सब कुछ का इलाज है। असाध्य व्याधियों का तो इलाज नहीं है। जब असाध्य अवस्था में आती है तो मृत्यु लेकिन हमारे आचार्य लोगों ने अरिष्ट सूचक लक्षण तक बताए हैं, तो हमें आयुर्वेद की चिकित्सा तो करनी ही चाहिए। अब ये जो स्टमक कैंसर होता है ना, ये आमाशय की जो कला होती है वहां पे ग्रंथि ग्रंथि उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है। पहले मैं थोड़ा मॉडर्न टाइप बताता हूँ और उसके बाद में मैं आयुर्वेद का भाग बताऊंगा। क्योंकि और क्या है ना कि हमें मालूम होना चाहिए कि आयुर्वेद के हिसाब से ये क्या है। तो जो स्टमक कैंसर जो होते हैं ना वो एडिनोकार्सिनोमा इस टाइप के होते हैं। और भी टाइप के बताए हैं, अब ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ रहे हैं। स्टमक कैंसर जो होता है वो एडिनोकार्सिनोमा भी होता है। एक लिम्फोमा होता है जो लिम्फ ग्लैंड के उसमें होता है। एक होता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल स्ट्रोमल ट्यूमर, GIST। और एक होता है कार्सिनॉइड ट्यूमर। तो एडिनोकार्सिनोमा के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो H पाइलोरी नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो पॉजिटिव फैक्टर माना जाता है एडिनोकार्सिनोमा के लिए। और जो स्टमक में पॉलिप टाइप हो जाते हैं, द्राक्षा अंगूर की तरह पहले पहले ग्रोथ होती है और वह कैंसरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो लोग ज्यादा नमक का सेवन कर रहे हैं, आयुर्वेद में मतलब ज्यादा लवण रस का सेवन वर्ज्य बोला है। जो लोग कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं, प्रिजर्वेटिव जैसे नाइट्रेट ज्यादा लेते हैं, और जो लोग फ्रूट्स कम खाते हैं, वेजिटेबल कम खाते हैं, उनको ये रिस्क ज्यादा रहता है कैंसर होने का। और मॉडर्न डॉक्टर्स ने आज तक ये नहीं पता लगा कि कैंसर होता क्यों है। वो बाकी सब चीज बता देंगे कि पैथोलॉजी क्या होती है, ग्रोथ क्यों होती है, उसका वो प्रोबेबल कारण बताते हैं कि ये कारण हो सकता है कि जैसे कोई टोबैको खा रहा है तो उसको ग्रंथि हो रहा है, ये है तो ये है। लेकिन एग्जैक्ट अभी तक नहीं पता चला है कि कैंसर सबको नहीं होता और कुछ लोग को ही क्यों हो जाता है। तंबाकू कारण है, टोबैको आप सिगरेट के रूप में ले रहे हैं, या फिर कुछ केमिकल जा रहा है, या रेडिएशन हो रहा है जो भी जा रहा है उसकी वजह से कैंसर होता है। लेकिन एग्जैक्ट इस ये इज इक्वल टू ये ऐसा कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू गुटखा खाने वालों को, हाँ, लेकिन उनके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब उनके शरीर इस तरह से खवैगुण्यता निर्माण करते हैं कि उनको चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अभी हम आगे देखते हैं कि ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो सिम्टम्स जो रहते हैं ना, ये पेप्टिक अल्सर जो रहता है उसके जैसे ही दिखते हैं कि खाना खाने के पहले पेट दर्द होने लगना, ऐसे होने लगते हैं। और पेप्टिक अल्सर जब होता है तो उसका जो एलोपैथी का चिकित्सा दिया जाता है,
जैसे कि डोमपेरेडोन या फिर प्रोटोन पंप इनिबिटर दवाइयां दिया जाता है, पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रेनिटिडिन। ये सारे प्रोटोन पंप इनिबिटर दवाइयां रहती हैं जो प्रोटोन पंप को रोक देती है, इनिबिट करती हैं। तो वो दवाइयां काम नहीं कर रही यहाँ पे। तो फिर बायोप्सी करके पता लगाते हैं कि वो ट्यूमर की तरफ बढ़ रहा है, तो वो कैंसर की तरफ कर लेते हैं, रूल आउट कर लेते हैं कि मैलिग्नेंसी है। लेकिन ये मेरे हिसाब से, हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग के हिसाब से गलत है। क्योंकि एलोपैथी साइंस में कहीं पर भी शोधन चिकित्सा तो बताया ही नहीं गया है। शोधन और शमन ऐसा बताया नहीं है। वो रिसेप्टर्स पे काम करके और चिकित्सा को करते हैं कि प्रोटॉन पंप है, वहां से एसिड सिक्रीशन हो रहा है, HCl और पेप्सिन ट्रिप्सिन वगैरह, तो उसको सप्रेस कर दो, इनहिबिटर, प्रोटॉन पंप को। लेकिन शोधन का कोई चिकित्सा नहीं होता है। और आयुर्वेद में शोधन है, तो हम लोग ऐसे केसेस में स्टार्ट के जो स्टेजेस होते हैं उसमें हम अच्छे से इलाज करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनको ये ज्यादा कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। उसी तरह से जिनको तृप्ति होती है, तो तृप्ति होने की वजह से वो खा नहीं पाते हैं, पेट ऐसे भरा भरा रहता है और उनका वेट लॉस होते रहता है, वीकनेस बहुत रहता है। तो हम ऐसा मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये कैंसर तक नहीं हो रहा है। टीबी का जांच कर लिया, सब जांच कर लिया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन पेप्टिक अल्सर जैसे सिम्टम है और ग्रंथि टाइप बन रहा है। तो हम ये सोच सकते हैं वेट लॉस हो रहा है, खाया पिया पच नहीं रहा, तो ये कैंसर है कि नहीं वो देखते हैं। और एडिनोकार्सिनोमा जो है अर्ली स्टेजेस में बढ़ते जाता है, स्प्रेड होता है। और इसके साथ में जॉन्डिस और असाइटिस ये भी हो जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर लिम्फोमा अगर हो रहा है तो लेफ्ट सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होने लगता है, जिसको वर्चोस ग्लैंड बोलते हैं। तो उससे पता चलता है कि कैंसर हो रहा है। तो इसका अगर हम लोग ग्रंथि के हिसाब से अगर देखें और अर्बुद के हिसाब से देखें, तो ग्रंथि मतलब क्या होता है? आयुर्वेद में अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में 29/9 चैप्टर 9 नंबर का श्लोक में क्या बोला है कि सग्रंथि ग्रथना स्मृतः, मतलब ग्रथन की क्रिया, मतलब गांठ गांठ बनने की, छोटे छोटे दाने दाने गांठ बनने की क्रिया जब होती है, और उसको ग्रंथि कहते हैं। और ये शरीर के किसी भी भाग में गोलाकार सूजन होती है और दोष इकट्ठा होकर ग्रथित होते हैं, तब ग्रंथि का निर्माण होता है। और ये ग्रंथि ही आगे जाके अर्बुद में कन्वर्ट हो जाती है। तो ग्रंथि की उत्पत्ति तो अलग हेतु वर्णन नहीं किया है हमारे ग्रंथों में भी। विविध कारणों से दोष दृष्टि होती है और उसके कारण मांस, मेद और रक्त, इनकी दृष्टि होना ये बताया गया है। इसी तरह से माधव निदान में अगर हम लोग देखें 11 नंबर का जो अध्याय है उसमें क्या बोला है? वातादयो मासम असृक प्रदुष्टा संदुष्य मेदश्च तथा सिराश्च वृत्तोन्नतम विग्रथितम च शोथम कुर्वन्त्यन्यो ग्रंथि रीति प्रतिष्ठा। मतलब वात पित्त कफ, ये तीनों दोष दूषित होकर मांस धातु, रक्त धातु, मेद और सिराओं की दुष्टि करते हैं। और जहां पे ख वैगुण्यता मिलती है वहां पे वृत्त या उन्नत और ग्रथित शोथ उत्पन्न कर देते हैं। और वाग्भट में इसको कफ प्रधानता मानी गई है। और सुश्रुत में सिरा दुष्टि न मानकर मांस और रक्त की दुष्टि मानी है। मतलब हेतु सेवन होता है, त्रिदोष प्रकोप होता है, कफ प्रधान्यता होती है, और मांस, रक्त, मेद और सिराओं की दृष्टि होती है। और वृत्त वृत्त उन्नत और ग्रथित शोथ की उत्पत्ति होती है, उसको ग्रंथि बोलते हैं। सुश्रुत संहिता में अगर देखें तो वातज, पित्तज, कफज, मेदोज, सिराज ग्रंथि, मासज ग्रंथि, रक्तज ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि, ऐसे अलग अलग बताए हैं। व्रण ग्रंथि जो है अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र में व्रण ग्रंथि भी बताया है। तो चिकित्सा में अपने आचार्य क्या बोलते हैं कि इसकी चिकित्सा व्रण शोथ जैसी करनी चाहिए। आमावस्था अगर रहे तो उसमें लंघन कराना जरूरी है, स्वेदन कराना है और विरेचन उपक्रम किया जाता है। यहाँ मतलब महाराष्ट्र में एक वागुली करके एक जगह है, वहां पर भारतीय आयुर्वेद ट्रस्ट करके एक संस्था है जहाँ पे आयुर्वेद कॉलेज है। और जापान गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन में मतलब कैंसर और आयुर्वेद ऐसा इंटीग्रेटेड अप्रोच से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोला गया है। तो वहां पे जो मैं चिकित्सा बता रहा हूँ इसी तरह से चिकित्सा किया जाता है, कि मतलब शोधन किया जाता है, जहां पे जरूरत है लंघन कराया जाता है। एलोपैथी का भी कराया जाता है, जहां पे केमोथेरेपी हो रहा है, रेडियोथेरेपी हो रहा है, सब वो ट्रीटमेंट के साथ में आयुर्वेद भी किया जाता है। तो लंघन कराया जाता है, स्वेदन कराया जाता है, विरेचन कराया जाता है। उसके बाद शोधन चिकित्सा के बाद संसर्जन क्रम करके अलग अलग लेप का प्रयोग किया जाता है ऊपर से,
तो यष्टि मधु, बीज पूरक, देवदार, बिल्वमूल, कुष्ठ, वचा, वरुण, अतिविषा, अजगंधा, लज्जालु, पुनर्नवा, सरसप जैसे द्रव्यों का लेप किया जाता है। और लेप से ग्रंथि में विम्पलापन होता है, मतलब वो डिजोल्व होने लगती है। और उपनाह का भी फायदा होता है। और उपनाह के लिए विविध प्राणियों का मांस का इस्तेमाल करते हैं। स्थानिक मर्दन भी लाभदायक होता है। और त्रिफला गूगल जैसे लेखन कल्पों का प्रयोग होता है। इन सब उपक्रमों से शमन नहीं हुआ तो शस्त्र कर्म किया जाता है। और ग्रंथि का निर्हरण करते हैं। अगर बिनाइन ट्यूमर है तो, कैंसरस है तो उसके लिए तो हमें केमोथेरेपी करना होता है, क्योंकि मेडिको लीगल एस्पेक्ट हो जाता है कि पेशेंट बाद में हम पे केस ना कर दे। तो जो समाज में रूल बनाए वो तो फॉलो करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ में आयुर्वेद की चिकित्सा, या फिर पेशेंट अगर लिख के दे कंसेंट कि हम कोई भी परिस्थिति में आयुर्वेद ही चिकित्सा करेंगे, तो हम लोग आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। उसी तरह से अर्बुद अगर देखें तो वातरक्त के पूर्व रूप में अर्बुद बताया है। जब ये आगे बढ़ रहा है ग्रंथि से आगे, तो क्या बोला है कि गात्र प्रदेशे क्वचित देव दोषा सम्मूर्छिता मासम असृक प्रदुष्य वृत्तम स्थिरम मंदरुजम महांतम अल्पमूलम चीर वृद्ध्या पाकम कुर्वन्ति मासोश्रय अत्यगाधम तरबुदम तद अर्बुदम शास्त्रविदो वदंती। ये माधव निदान में 18 और 19 नंबर का जो श्लोक है गलगंड चिकित्सा में, वहां पे अर्बुद से रिलेटेड बात बताई है। तो हेतु सेवन होता है, दोषों का प्रकोप होता है, कफ प्रधान्यता होती है, मांस और मेद धातु की दुष्टि होती है, वहां पे गोल और मूल प्रदेश में बड़ा उत्सेद होता है, ग्रंथि से बड़ा यह संप्राप्ति हो रही है, तो उसको अर्बुद कहा जाता है। तो ये इसका मूल गंभीर होता है, इसका रूट है गंभीर होता है, और शरीर के किसी भी भाग में इसकी उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन एग्जैक्ट कॉज आयुर्वेद के आचार्य लोगों ने अगर लिखी होगी तो लिखी होगी, लेकिन एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं मिलता है कि ये क्यों हो जाता है। हम दोष प्रकोप मानते हैं वहां पे, ऐसा मानते हैं कि वात की वृद्धि हो रही है, वात जो है वो सेल डिफरेंशिएशन करके विकृत स्वरूप का बना रहा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। कफ और मेद की अधिकता होती है, दोषों की स्थिरता होती है, व्याधि स्वभाव से आने वाले काठिन्य के कारण अर्बुद में पाक नहीं होता, ऐसा सुश्रुत का कहना है। तो सुश्रुत ने वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज और मेदोज, ये 6 प्रकार के अर्बुद बताए हैं। सुश्रुत ने शुद्र रोग में शर्करा अर्बुद का वर्णन किया है। और यही अर्बुद जो होता है आगे जाके रक्तज अर्बुद या फिर मांस अर्बुद या शर्करा अर्बुद हो जाता है। और ऐसा बताया सुश्रुत में कि वातज, कफज, मेदोज और शर्करा अर्बुद साध्य हैं, और मांसा अर्बुद जो मांस से अर्बुद बना है खास, और रक्त अर्बुद असाध्य बताए हैं। तो और अगर ये साध्य अर्बुद भी जो वातज, कफज, मेदज और शर्करा अर्बुद हैं, ये मर्म प्रदेश में हो गए हैं, तो वो और वहां से स्त्राव आ रहे हैं, तो वो भी असाध्य हो जाते हैं। तो अर्बुद की चिकित्सा हमारे आचार्य लोगों ने वातज, पित्तज, कफज जब बताई है, तो और उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी पता है आयुर्वेद के हिसाब से, कि वो मतलब मांस अर्बुद है तो वहां पे अल्प वेदना युक्त होगा, स्निग्ध स्पर्श होगा, त्वचा के समान वर्ण का होगा, पाक रहित होगा, पत्थर जैसा कठिन होगा, स्थिर अर्बुद निर्माण होगा, अति प्रमाण में मांसाशन मतलब नॉनवेज खाने से ये मांस अर्बुद हो जाता है। और रक्तज अर्बुद बता रहे हैं कि दोष दूषित होके रक्त में मिलते हैं, रक्त की दूषित होती है, सिराओं में संकोच करके पाक रहित या अल्प पाक युक्त मांसांकुर से व्याप्त मांसपिंड उत्पन्न होता है। और यह मांस का पिंड है, रक्त अर्बुद की वजह से जल्दी जल्दी बढ़ता है, इसमें थोड़ा स्त्राव होता है, और यह स्त्राव निरंतर बहता है, बढ़ता है। और इस तरह से रक्तार्बुद है वो असाध्य बताया है, इसमें पांडुता आती है, रक्त का क्षयत्व होता है। शर्करा अर्बुद जो बताया है उसमें कफ और वायु मेद सहित होकर मांस, सिरा और स्नायु में जाके ग्रंथि उत्पन्न करते हैं। यह ग्रंथि फूटने पर उसमें कुछ स्त्राव निकलता है, जो शहद की तरह, घी की तरह और वसा की तरह स्त्राव निकलता है। स्त्राव की अधिकता के कारण वात प्रकोप बढ़ता है, और प्रकोपित वायु के कारण मांस का शोषण होकर ग्रंथिता उत्पन्न होती है, और वहां पे उत्सेद आता है, उसको शर्करा अर्बुद कहते हैं। यह शर्करा अर्बुद के कारण अकारण से दुर्गंध युक्त और क्लेद युक्त स्त्राव आता है, क्वचित रक्त स्राव भी आता है, इसको शर्करा अर्बुद कहते हैं। तो चिकित्सा में बोला है कि जो वातज के लिए स्नेहन, उपनाह, स्वेद, श्रृंग की सहायता से रक्त मोक्षण और सभी वातज्ञ उपचार करना चाहिए। पित्तज के लिए उपनाह, स्वेद और मृदु विरेचन बोला है। प्रियंगु, रसांजन, लोद्र, यष्टि मधु, शहद के साथ लेप करना है और जलौकावचारण करना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आभ्यंतर औषधि में द्राक्षा है, त्रिवृत है, आरोग्य से सिद्ध घृतपान उपयोगी पड़ता है। कफज अर्बुद के लिए वमन, विरेचन,
और रक्त मोक्षण अपेक्षित है, और रक्त मोक्षण अलाबु से करना चाहिए। वमन विरेचन के गणों के द्रव्य से, जो द्रव्य हैं वमन और विरेचन में, उसका लेप के लिए प्रयोग करना है एक्सटर्नल एप्लीकेशन में। जैसे विविध क्षार द्रव्य का उपयोग गोमूत्र के साथ करना है कफज अर्बुद में। अर्बुद में पाक नहीं होता है, तो इसमें कृमियों का संसर्ग नहीं होता है, लेकिन पाक होता है। तो इसमें व्रण शोथ की तरह चिकित्सा करने के लिए आचार्य बताते हैं। मेदो अर्बुद है, उसमें स्वेदन प्रच्छान कर्म से रक्त मोक्षण करना चाहिए। उसके बाद में शस्त्र कर्म द्वारा अर्बुद का निर्हरण करने के लिए बोला है। धन्वंतराणाम अधिकार ऐसे बोल के धन्वंतरी संप्रदाय के लोगों के पास भेज के उसका निर्हरण कर देना चाहिए। व्रण रोपण जल्दी होने के लिए चंद्रप्रभा और शिला जतु के कल्प उपयोगी रहते हैं। शर्करा अर्बुद में चिकित्सा मेदो अर्बुद की तरह ही होती है, लेकिन असाध्य होने से ज्यादा डिटेल में ग्रंथों में वर्णन नहीं किया गया है। और इसमें पुराण घृत विशेषकर पथ्यकर बोला है। जीर्ण शालीषष्टिक, यव मुद्ग परवल शिग्रु, अलग अलग साग, रुक्ष कटु दीपन पदार्थ, शिलाजतु गुग्गुल विशेषकर पथ्यकर होते हैं। और क्या नहीं खाना है, तो गन्ना और उससे बने हुए पदार्थ, अम्ल गुरु और मधुर अभिसंधि पदार्थ नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से इसकी चिकित्सा में गुडुचि कषाय, तिक्तक कषाय, महातिक्तक कषाय ये देने के लिए बोला है। और गुलिका, अगर पेप्टिक अल्सर जैसे सिम्टम आ रहे हैं आमाशय की कला में, तो शंख भस्म, कामदुधा रस, यष्टि मधु, अविपत्तिकर चूर्ण, अम्ल पित्तांतक लौह, लीला विलास रस, सुशेखर रस ऐसे द्रव्य दिया जाता है जो पित्त शामक होते हैं। उसी तरह से वर्णादि कषाय, गुग्गुल तिक्तक कषाय, फिर जहां पे ग्रंथि कफज ग्रंथि है तो भल्लातक घृतम, फिर उसके बाद में भल्लातक क्षार, इसका भी प्रयोग करने के लिए बताया है। तो ये अभी स्टडी का विषय है कि आयुर्वेद से कितना इंप्रूवमेंट होता है कितना नहीं होता है। और वहां पे मैंने देखा है वाघोली के जो ट्रस्ट है वहां पे ये दिया जाता है अनंता कल्प, दुर्वा कल्प, जैसे शतावरी कल्प बताया जाता है बनाया जाता है ना, वैसे ये कल्पों का प्रयोग करते हैं, तो मतलब पेशेंट बहुत काफी हद तक रिकवर हो जाते हैं अगर ये स्टार्टिंग के फेज में है तो। अगर ये बढ़ गया और लास्ट स्टेज में चला गया तो हम नहीं कुछ कर सकते। चलिए, इस पर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? डॉक्टर विकास कुमार जी, प्रियंका जी, हरिहर सर, अंजना मैडम, भोसले सर, सोनी मैडम, वीना मैडम। वीना मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? डॉक्टर मनीषा मैडम आप कुछ बोलना चाहेंगी? कैंसर ऑफ स्टमक पे आपका कोई विचार, कोई मत, कोई पढ़ाई कुछ बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं। ठीक है, आप लोग में से किसी का अनुभव नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ, क्योंकि और चर्चा करने के लिए लोग भी तो चाहिए। अभी अरविंद सर चले गए, और कोई भी नहीं है जो चर्चा करे। कविता मैडम आप कुछ बोलना चाहती हैं? अभय सर, राम जी? नहीं। तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ, हम लोग रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर आगे बाकी हम केस टेकिंग वाला सेशन करेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।